आज हम लोग का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलिटस। मैनेजमेंट देखने से पहले हम लोग डायबिटीज मेलिटस के डायग्नोसिस देख लेंगे कि डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक मेलिटस क्या होता है। तो जो डायग्नोसिस होता है डायबिटीज मेलिटस का, इसमें हम सबको पता है कि एक होता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, एक होता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज और एक होता है रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। फास्टिंग किसको बोलेंगे, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज किसको बोलेंगे, और रैंडम ब्लड ग्लूकोज हम लोग किसको बोलेंगे। तो जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होते हैं, इसके लिए मेनली फास्टिंग फॉर 8 to 12 आवर्स, मतलब बिना कुछ खाए 8 से 12 घंटा रहना पड़ेगा। आफ्टर दैट ब्लड लेके जो ग्लूकोज टेस्टिंग होगा उसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। लेकिन ये जो जिस टाइम में फास्टिंग रहेंगे उस टाइम में अवॉइड टी, कॉफी, स्मोकिंग, अल्कोहल ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड। उस फास्टिंग पीरियड में टी, कॉफी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इस सब चीजों को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अब कैसे होता है, हम लोग मेनली जनरली फास्टिंग जो 8 to 12 आवर्स का जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जो है हम लोग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लिए बोलते हैं। बट ऐसे नहीं है, अगर अर्ली मॉर्निंग छोड़ के भी किसी भी टाइम में हम लोग ले सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन नहीं है कि 8 to 12 आवर्स जो है फास्ट में रहना पड़ेगा। ठीक है। बट एक्चुअली जनरली हम लोग अर्ली मॉर्निंग को ही चॉइस करते हैं, क्योंकि पूरा रात हम लोग फास्टिंग में मतलब कुछ नहीं खाते हम लोग रात को सोने के टाइम में, तो उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में ब्लड ग्लूकोज लेके फास्टिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। ठीक है। तो टाइमिंग वही क्या है, यूजुअली डन इन द मॉर्निंग। फिर होता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, 2 घंटा कुछ भी खाने का 2 घंटे बाद जब ब्लड लिया जाता है, उससे जो ग्लूकोज टेस्टिंग होता है उसको बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज। क्या होता है, एग्जैक्टली 2 आवर्स आफ्टर द फास्ट मील। फास्ट मील के 2 आवर्स के बाद जो सैंपल लिया जाते हैं वो मेनली लिया जाता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज के लिए। ठीक है। फिर क्या होता है, सेम जैसे उस टाइम में हम लोग बोले थे कि अवॉइड टी, कॉफी, स्मोकिंग, अल्कोहल ड्यूरिंग दिस पीरियड, सेम हम लोग इस टाइम में भी बोलेंगे अवॉइड अदर फूड एंड ड्रिंक्स ड्यूरिंग द 2 आवर्स ऑफ पीरियड। ये जो खाना खाने के 2 आवर्स बाद इस पीरियड में हम लोग कुछ फूड और ड्रिंक नहीं लेंगे, एक मील लेंगे, ठीक उसके 2 घंटे बाद हम लोग सैंपल लेंगे और उसी को ही बोलेंगे पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज। ठीक है। उसके बाद क्या है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज। रैंडम ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, कैन बी टेकन एट एनी टाइम, कोई भी टाइम में हम लोग सैंपल लेके टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रैंडम ब्लड ग्लूकोज। इसके बाद क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मतलब हम लोग ये जो रैंडम या फिर जो पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लिए या फिर जो हम लोग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लिए, इसका जो एक डाटा होता है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्री डायबिटिक है कि डायबिटिक है, वो कौन सी डाटा है वो हम लोग देखेंगे। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लिए नॉर्मल माना जाता है 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लिए नॉर्मल माना जाता है। फिर प्री डायबिटिक कब बोलेंगे, 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को हम लोग बोलेंगे प्री डायबिटिक कंडीशन। फिर डायबिटिक कंडीशन कब बोलेंगे, जब मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होते हैं, तब हम लोग इसको बोलेंगे डायबिटिक कंडीशन। नेक्स्ट इसके लिए ब्लड से जब हम लोग ग्लूकोज के लिए हम लोग सैंपल लेते हैं, तब एक इंपॉर्टेंट चीज देखना होता है HbA1c। HbA1c का जो डाटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी के नॉर्मल डायबिटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है, एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए डायग्नोसिस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है HbA1c। बहुत ही MCQ आते हैं HbA1c के ऊपर। जो नॉर्मल में होता है लेस देन 5.6%, पीडियाट्रिक में होता है 5.7 to 6.4%, एंड डायबिटिक जो कंडीशन होते हैं उसमें होता है मोर देन 6.5%। ये होता है HbA1c का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। फिर आता है पीपी का क्या है, पीपी का नॉर्मल है लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर,
प्री डायबिटिक होगा 140 टू 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड डायबिटिक होगा मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये होता है पीपी का डाटा। रैंडम का क्या होता है? रैंडम का मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने ही मतलब है डायबिटिक कंडीशन। तो इसमें हम लोग देखिए कि डायग्नोसिस के लिए हम लोग को ब्लड सैंपल किस टाइम में या फिर किस टाइम में लेना है एंड क्या क्या डाटा है उसकी एंड कैसे हम लोग नॉर्मल प्री डायबिटिक डायबिटिक कंडीशन को देखेंगे। ये जो है अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट क्या होता है डायबिटीज का। तो मैनेजमेंट के पहले हम लोग देखेंगे टारगेट क्या क्या है, हम लोग को क्या टारगेट करनी चाहिए मैनेजमेंट के बेसिस पे या फिर ट्रीटमेंट के बेसिस पे। सबसे पहला टारगेट होगा HbA1c लेस देन 7% होना करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है। और फिर फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज है वो हमेशा 100 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर करनी है। पीपी जो होता है वो करनी है लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड ब्लड प्रेशर जो है लेस देन 140/90 mmHg रखनी है। ये है टारगेट। और क्या क्या टारगेट है? LDL और HDL लेस देन 2.6 मिलीमोल पर लीटर करनी है रखनी है। HDL जो है मोर देन 1 मिलीमोल पर लीटर होना है और ट्राइग्लिसराइड जो है लेस देन 1.7 मिलीमोल पर लीटर होना है। ठीक है, ये हो रहेगा मैनेजमेंट की टारगेट। अब मैनेजमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले डायबिटिक का जो मैनेजमेंट होता है वो होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और डाइट मैनेजमेंट। हम लोग क्या खा रहे हैं, कैसे हम लोग का लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही मैटर करते हैं डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए। तो पहले हम लोग डाइट के ऊपर देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो है उसके लिए कैसी डाइट चार्ट होनी चाहिए ताकि डायबिटिक एक कंट्रोल में आए। तो पहले अगर हम लोग देखें डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो है वो 50 टू 60% लेना है टोटल कैलोरी का। मतलब हम लोग हर दिन जो टोटल कैलोरी लेते हैं, फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर 50 टू 60% रहेंगे। प्रोटीन रहेगा 15 टू 20% ऑफ टोटल कैलोरी एंड टोटल फैट रहेगा 25 टू 30% ऑफ द टोटल कैलोरी एंड पॉली अनसेचुरेटेड जो होता है, ये एक्चुअली पॉली अनसेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड होता है। पॉली अनसेचुरेटेड रहेगा लेस देन 10% ऑफ टोटल कैलोरी एंड मोनो अनसेचुरेटेड जो रहते हैं 10 टू 20% ऑफ टोटल कैलोरी। तो ये होता है डाइट। हम लोग को ऐसे करके डाइट चार्ट मेंटेन करना है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल भी मैटर करते हैं कि हम लोग कितने एक्सरसाइज करते हैं, कितने हम लोग योगा या फिर जो भी हो जिम ये सब कितने करते हैं, इसके ऊपर भी डायबिटिक कंडीशन का एक डायबिटीज जो लेवल है उसका डिपेंड करते हैं। एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्यों करनी है? एक्सरसाइज जो है इंप्रूव होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को। इंसुलिन सेंसिटिविटी एक्चुअली डायबिटीज होता क्यों है? इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होता है वो एक्सरसाइज करने से इंप्रूव होता है और इसके लिए क्या होता है? रिड्यूस फास्टिंग एंड पीपी ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, रिड्यूसिंग फास्टिंग एंड पीपी ब्लड ग्लूकोज। फिर अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन रिकमेंड्स, जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है वो रिकमेंड करते हैं कि 30 टू 60 मिनट ऑफ द एरोबिक एक्टिविटी 3 टू 4 टाइम्स ए वीक। मतलब क्या है? 30 टू 60 मिनट एरोबिक एक्टिविटी मतलब बाहर एनवायरमेंट में, मतलब रूम के अंदर बैठ के बेडरूम में सोकर नहीं, बाहर एनवायरमेंट में जो एरोबिक कंडीशन प्रॉपर एकदम एनवायरमेंटल नेचुरल कंडीशन में 3 टू 4 टाइम्स 3 से 4 दिन एक वीक में हम लोग को एक्सरसाइज करना है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुतों का कम एज पे ही, मतलब हम लोग देखें कि लेस देन, हम लोग ये चीज देखें कि लेस देन 35 ईयर्स में भी बहुतों का डायबिटीज कंडीशन आता है। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ओवरवेट एंड क्या होता है जब BMI जब 25 से ज्यादा होते हैं तब लेस देन 35 ईयर्स में ही डायबिटीज आता है। तो इस टाइम से मेडिसिन लेना, इतना कम एज से मेडिसिन लेना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस टाइम में सबसे बेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो ये होता है कि एक होता है डाइट मेंटेन करना, फैटी फूड, अल्कोहल ये सब छोड़ के प्रॉपर तरीके से कैलोरी ना इंक्रीज करके प्रॉपर तरीके से कैलोरी मेंटेन करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, टोटल फैट, पॉली अनसेचुरेटेड, मोनो अनसेचुरेटेड इसको मेंटेन करना। और दूसरा होता है एक्सरसाइज करना। इन दोनों से डायबिटिक जो है इतनी कम एज में ठीक हो सकता है बिना मेडिसिन लिए भी।
बट कभी कभी होता है कि ये जो डाइट है और एक्सरसाइज है इसके बाद भी डायबिटिक मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि डायबिटिक बहुत हाई हो जाता है। तब क्या करना है, तब हम लोगों को जाना है मेडिकेशन में। कौन सी मेडिकेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के अंदर क्या आता है, इसके लिए हम लोग समझ लेंगे पहले मैकेनिज्म, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि कैसे जो एक ड्रग है वो वर्क करते हैं और हम लोग के बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, जिसके डिस्टरबेंस क्या है। ये हम लोग पहले भी इसके ऊपर डिस्कस किए हैं। जो है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन हम लोग के बॉडी में क्या है, फूड हम लोग लिए, फिर वो फूड स्टार्च होके हम लोग के बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ। स्टार्च जब एब्जॉर्ब होगा तब या तो डाइसैकेराइड नहीं तो मोनोसैकेराइड के हिसाब से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब डाइसैकेराइड डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो डाइसैकेराइड जो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज के थ्रू मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है। फिर मोनोसैकेराइड क्या होता है, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। पहले मोनोसैकेराइड कहां पर एब्जॉर्ब होगा, पहले होगा एंटेरोसाइड में। ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टाइप 2 डायबिटीज में इसका मैकेनिज्म, फिर हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आए। एंटेरोसाइड में एंटर करेगा मोनोसैकेराइड SGLT1 GLUT ग्लूट, इसके थ्रू एंटेरोसाइड में एंट्री करेगा मोनोसैकेराइड। अब उसके बाद क्या होगा, मोनोसैकेराइड GLUT2 के थ्रू ब्लड में जाएगा, ब्लड में वेसल में एंटर करेगा, तो ब्लड वेसल में ग्लूकोज जो है इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड ग्लूकोज में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा तब वो ग्लूकोज क्या करेगा, जो पैंक्रियास में जो बीटा सेल है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल में एंट्री करेगा। जब पैंक्रियाटिक बीटा सेल में एंट्री करेगा तभी भी GLUT2 रिसेप्टर के लिए ही एंट्री करेगा। उसके बाद एटीपी ये क्या करेगा, ग्लूकोज क्या करेगा, एटीपी को इंक्रीज करेगा पैंक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर। जब एटीपी इंक्रीज होते हैं तब इधर एक रिसेप्टर रहते हैं जिसको बोलते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। ये वाला चैनल क्या होता है, एटीपी इंक्रीज होने के कारण से ब्लॉक हो जाते हैं। तो कैल्शियम क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, बाहर नहीं जा पाते हैं, सॉरी कैल्शियम बोल दिया, पोटेशियम क्या होता है, बाहर नहीं जा पाते हैं। तो पोटेशियम पैंक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर इंक्रीज होने लगते हैं। तो जब पोटेशियम बीटा सेल के अंदर इंक्रीज होगा तब क्या होगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होने के लिए क्या होता है, जो कैल्शियम होता है वो क्या करते हैं, फिर पैंक्रियाटिक बीटा सेल में इंटर करते हैं एंड इंसुलिन रिसेप्टर से इंसुलिन को रिलीज करते हैं एंड ये इंसुलिन जो है टिश्यू सेल्स में जाते हैं। टिश्यू सेल में इंसुलिन जाके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एडिपोज टिश्यू के रूप में या फिर फैट के एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर होते हैं फ्यूचर एनर्जी के लिए। अब ये होता है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन का नॉर्मल मैकेनिज्म। अब क्या है, हम लोग देखे थे कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है डायबिटीज, या तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल में डिस्टर्बेंस के लिए हो सकते हैं। तो हम लोग ड्रग्स को कैसे देंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक करके, देखते हैं कि कैसे हम लोग ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इधर देखा कि डाइसैकेराइड जो है वो क्या हो रहा है ना, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर मोनोसैकेराइड जो है हम लोग के एंटेरोसाइड में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज। तो अगर हम लोग अल्फा ग्लूकोसाइडेज को अगर इधर हम लोग ब्लॉक कर दे, जो डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर हम लोग इस एरिया को ही ब्लॉक कर दे तब क्या होगा, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड नहीं हो पाएगा। तो तब क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा, क्योंकि डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड भी एब्जॉर्ब हो रहा है और डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड बन के भी एब्जॉर्ब हो रहा था। तो अगर हम लोग डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड ना बनने दे तो इंटेरोसाइड में जो है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक प्रोसेस क्या रहता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड नहीं होने देंगे। तो एक ड्रग का एक ओरल ग्लाइकोसाइक्लोमिक एजेंट का क्या होगा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अब इधर ड्रग क्या है, एक्कारबोस एंड वोग्लिबोस, ये होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर का ड्रग्स। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं, ये जो ड्रग्स है ना, ये देने से कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। हम लोग एक्चुअली ड्रग्स क्यों दे रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के लिए, बट कभी कभी क्या होता है ड्रग्स हाइपोग्लाइसेमी करा देते हैं। बट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो है नो हाइपोग्लाइसेमिक रिस्क। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने क्या देखा, इनहिबिट द अल्फा ग्लूकोसाइडेज, इनहिबिट द अल्फा ग्लूकोसाइडेज। तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट द अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम एंड डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनहिबिट द अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम एंड डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी।
ये हुआ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर इसके बाद हम लोग इसके साइड इफेक्ट देख लेंगे। साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका मेन जो साइड इफेक्ट है वो होता है एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड डायरिया। ये होता है इसका मेन साइड इफेक्ट, एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड डायरिया। अब हम लोग, तो ये हो गया हम लोग का टारगेट नंबर 1। टारगेट नंबर 1 के लिए हम लोग मेडिकेशन देखें। अब नेक्स्ट टारगेट है ये वाला जगह, जहां पर क्या होता है एटीपी ब्लड ग्लूकोज से ब्लड ग्लूकोज के थ्रू जब बीटा पैंक्रेटिक सेल में ग्लूकोज जाता है, एटीपी इंक्रीज होता है, उसके बाद क्या होता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो ब्लॉक होने से क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन इंक्रीज होता है। लेकिन कभी कभी देखा जा सकता है कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल के कारण कोई पैंक्रियाटिक बीटा सेल में कोई भी डिस्टरबेंस के कारण ये जो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है ये प्रॉपरली ब्लॉक नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्या होता है इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। क्या बोला, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं। पैंक्रियाटिक बीटा सेल में जो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है कि पोटेशियम जो है वो स्टोर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल जो है ब्लॉक नहीं हो पाया एटीपी इंक्रीज होने के कारण, तो पोटेशियम तभी भी बाहर जाने लगते हैं। तो इस सेल के अंदर डिपोलराइजेशन नहीं होगा। डिपोलराइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री नहीं होगा। कैल्शियम की एंट्री नहीं होगा तो क्या होगा, इंसुलिन प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, टिश्यू सेल में इंसुलिन डिफिशियंसी होगा, टिश्यू सेल में एनर्जी डिफिशियंसी होगा। तब क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज जो है इंक्रीज हो जाएगा या फिर डायबिटीज दिखा जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये वाला एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तब हम लोग बाहर से इसके ब्लॉक करने के लिए हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये है टारगेट 2। तो इसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग कौन सा मेडिसिन देंगे, हम लोग देंगे सल्फोनाइल यूरेस। हम लोग इसको ब्लॉक करने के लिए कौन सा मेडिसिन देंगे, सल्फोनाइल यूरेस। इसका कुछ ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स के नाम टॉल ब्यूटामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिपेराइड। ठीक है, ये है सल्फोनाइल यूरेस का कुछ ड्रग्स का नाम। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें। फिर भी एक बार आप लोग रिवाइज करिए मेरे साथ कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका। इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट एटीपी सेंसिटिव के प्लस चैनल्स, इनहिबिट करेंगे एटीपी सेंसिटिव के प्लस चैनल्स को। तो क्या होगा, डिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। जो मैंने बोला था डिपोलराइजेशन स्टार्ट करेगा। डिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तो क्या, लीड्स टू ओपनिंग के प्लस चैनल एंड दस एंट्री द कैल्शियम इन द बीटा सेल्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो के प्लस चैनल है, के प्लस चैनल है उसको के प्लस को स्टोर करेगा एंड एंट्री कैल्शियम को क्या करेगा, बीटा सेल के अंदर क्या करेगा, एंट्री करने में हेल्प करेगा। तो क्या करेगा, रिलीज इंसुलिन फ्रॉम द ग्रैन्यूल्स एंड डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज। इसके लिए क्या होगा, इंसुलिन जो है वो ग्रैन्यूल से रिलीज होगा एंड डिक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज को। ठीक है, तो ये हो गया सल्फोनाइल यूरेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद इसका जो एडवर्स इफेक्ट रहता है वो क्या रहता है, वेट गेन और होता है हाइपोग्लाइसेमिया। ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहां पर हम लोग समझ गए कि क्या होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, इंसुलिन इधर तक मान लिए सब कुछ ठीक है, खाना हम लोग खाए, उसके बाद ब्लड में ग्लूकोज आया, ग्लूकोज बीटा पैंक्रियाटिक सेल में आया। उसके बाद क्या होता है कि जो इंसुलिन है टिश्यू सेल में चले जाते हैं। टिश्यू सेल में जाके इंसुलिन क्या करते हैं, एनर्जी करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो टिश्यू सेल में इंसुलिन जाते हैं ये प्रॉपरली टिश्यू सेल में जाके एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये होता है थर्ड टारगेट हम लोगों का, इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या देंगे, इसको ठीक करने के लिए हम लोग देंगे बिग्युआनाइड्स। ये सबसे जो है मोस्ट कॉमन ड्रग है मेटफॉर्मिन। हम सबके आज के जमाने में हर किसी के घर पे जो है डायबिटिक के पेशेंट है। आप लोग जाके उनके मेडिसिन के कंपोजिशन देखिए, मैक्सिमम 90% लोगों के डायबिटिक जो पेशेंट है घर पे उसमें आप लोग मेटफॉर्मिन देख पाएंगे कि एक कंपोजिशन है। सबसे मोस्ट कॉमन जो दिया जाता है बिग्युआनाइड्स। क्यों देते हैं, क्योंकि इसका जो एडवर्स इफेक्ट है थोड़ा
कम है और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से और एडवर्स इफेक्ट कम होने की वजह से इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं मेटफॉर्मिन को। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय एक्टिवेटिंग AMPK। AMPK मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। तो ये क्या करते हैं? एक्टिवेटिंग करते हैं AMPK को। ये क्या करते हैं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज क्या करते हैं? हेल्प टू डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन of glucose, decreasing the production, inhibit the gluconeogenesis and glycogenolysis and increasing the utilization, मतलब stimulation of the glycolysis and tissue uptake of the glucose, इसको क्या करते हैं? प्रोमोट करते हैं। इसके थ्रू क्या होता है? हम लोग के बॉडी के ब्लड ग्लूकोज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये है इसकी मैकेनिज्म एक्शन। तो क्या करेगा ये एक हेल्प करते हैं कि जो प्रोडक्शन है इनहिबिट द ग्लूकोनेजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं एंड साथ ही साथ इंक्रीज द यूटिलाइजेशन। क्या यूटिलाइजेशन करते हैं? स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस एंड टिश्यू अपटेक ऑफ द ग्लूकोज। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसका इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है जो MCQ आते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट होता है विटामिन B12 डिफिशियंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, विटामिन B12 डिफिशियंसी होता है मेटफॉर्मिन का एडवर्स इफेक्ट। और होता है लैक्टिक एसिडोसिस, ये भी होता है मेटफॉर्मिन का एक एडवर्स इफेक्ट। फिर आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है इसकी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? मेटफॉर्मिन का मेन कंट्रा इंडिकेशन होता है रेनल डिसफंक्शन। जिन लोगों के पेशेंट का रेनल प्रॉब्लम है, मान लीजिए डायबिटिक नेफ्रोपैथी है या फिर किसी भी तरीके का रेनल प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए मेटफॉर्मिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। रेनल डिसफंक्शन में GFR जब बिलो 30 होता है, GFR जब बिलो 30 होते हैं उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फिर पेशेंट विथ इम्पेयर हेपेटिक फंक्शन मतलब लीवर का प्रॉब्लम। तो पेशेंट विथ इम्पेयर मतलब लीवर के प्रॉब्लम जिन लोगों का आता है उन लोगों के लिए भी बिग्वानेट्स जो है एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए 3 मेन टाइप का ड्रग। बट आजकल के जमाने में जो है सल्फोनेट यूरेज जो ड्रग है बहुत ही कम यूज किया जाता है, बिकॉज इसके लिए वेट गेन भी हो सकता है और हाइपोग्लाइसेमी भी हो सकता है। तो इसलिए इसका एडवर्स इफेक्ट के लिए ये जो सल्फोनेट यूरेज है ये बहुत ही कम यूज किया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट ड्रग देख लेंगे, SGLT2 इनहिबिटर। अब SGLT2 इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ये क्या होता है? ग्लूकोज का इस मैकेनिज्म को तो हम लोग समझे, और एक मैकेनिज्म रहता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है ब्लड के थ्रू नेफ्रॉन में आते हैं और नेफ्रॉन में एब्जॉर्ब होके जो यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर ग्लूकोज जो है निकल जाते हैं। लेकिन जब ये नेफ्रॉन में ब्लड के थ्रू यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं तब PCT में क्या होता है? जो प्रॉक्सिमल ट्यूबल होता है उसमें SGL2 रिसेप्टर रहते हैं जो ग्लूकोज को फिर रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्प्शन करने से क्या होता है? ग्लूकोज फिर ब्लड ग्रुप में इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए ये होता है हम लोग का फोर्थ टारगेट। अगर हम लोग SGL2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे तो ग्लूकोज रीअपटेक नहीं हो पाएगा फिर बॉडी में। तो ग्लूकोज रीअपटेक नहीं होगा, यूरिन के साथ निकल जाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज जो है डिक्रीज हो जाएगा। फिर बता रहा हूं, ग्लूकोज जो है ब्लड के थ्रू नेफ्रॉन के थ्रू यूरिन के साथ बॉडी से निकल जाते हैं। बट जब ये निकलते हैं PCT में प्रॉक्सिमल ट्यूब में क्या होता है? SGLT2 रिसेप्टर रहते हैं जो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन जो करते हैं उसके लिए ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होता है। तो अगर हम लोग इसको फोर्थ टारगेट बनाए और SGL2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे तो ग्लूकोज रीअपटेक नहीं होगा, किडनी में यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो ये हम लोग का हुआ फोर्थ टारगेट SGL2 इनहिबिटर। तो SGL2 इनहिबिटर का ड्रग्स का नाम क्या है? डेपाग्लिफोजाइन एंड कैनाग्लिफोजाइन। इसके लास्ट में ग्लिफोजाइन रहेगा, ये होगा डेपाग्लिफोजाइन, ये होगा कैनाग्लिफोजाइन। डेपा कैना ग्लिफोजाइन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। तो ये मेनली क्या क्या करते हैं, डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज। पहले एसजीएलटी इनहिबिटर क्या करेगा, डिक्रीज द रीअपटेक ऑफ द ग्लूकोज करेगा। फिर क्या करेगा, वेट लॉस भी करवाते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ओबेसिटी के कारण भी डायबिटीज होता है, बहुत ओबेसिटी पेशेंट रहते हैं, तो उन लोग का वेट लॉस भी करेगा। और क्या करता है, डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी। जो कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी का चांस है वो इस ड्रग से डिक्रीज हो जाता है। एंड जो हार्ट फेल्योर रेट है वो भी इस ड्रग से डिक्रीज हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। फिर और दो भी टाइप का ड्रग्स होता है, एक होता है GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड DPP-4 इनहिबिटर। GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होता है, लीराग्लूटाइड एंड सीमाग्लूटाइड। इसमें इसके लास्ट में जैसे ग्लिफोजाइन था, इसके लास्ट में ग्लूटाइड रहेगा, ग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड एंड सीमाग्लूटाइड। दिस ड्रग्स कैन बी प्रोमोट वेट लॉस। ये वाला ड्रग भी वेट लॉस करते हैं। एंड इसका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है नॉजिया। ऐसे भी हम लोग कोई भी फार्माकोलॉजिकल ड्रग होता है उसके एडवर्स इफेक्ट के लिए हम लोग नॉजिया वॉमिटिंग बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ में तुक्का लग जाता है। कभी कभी हम लोग एंटीमेटिक के एडवर्स इफेक्ट में भी नॉजिया वॉमिटिंग बोल देते हैं, बट कभी कभी सच में नॉजिया वॉमिटिंग एडवर्स इफेक्ट में काम कर जाता है। जैसे कि GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का एडवर्स इफेक्ट जो है नॉजिया है। फिर इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा, अगर किसी के फैमिली में थायराइड कैंसर की पेशेंट है, हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में थायराइड कैंसर की पेशेंट है, या फिर पेशेंट का खुद का थायराइड कैंसर है, तब हम लोग GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और एक होता है DPP-4 इनहिबिटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ही यूजफुल ड्रग है। स्टैगलिप्टिन और होता है विल्डाग्लिप्टिन, ये होता है DPP इनहिबिटर। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये है इसकी एडवर्स इफेक्ट। तो ये हम लोगों ने देखा कि ट्रीटमेंट जो कौन कौन सी एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंसुलिन जो है। इंसुलिन जो है बॉडी में एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस हो रहा है, तो ये भी ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं, बट इंसुलिन का टाइप्स है एंड कौन सी इंसुलिन यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, उसके डोज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ट्रीटमेंट कैसे लिखना होगा। अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आते हैं 5 मार्क्स की, 10 मार्क्स की, तो कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लिकेशन भी बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो का जो भी नोट्स है हम लोग को, आप लोगों को इसी चैनल के इंस्टाग्राम जो है, इंस्टा जो है उसमें मिल जाएगा। आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। एंड MCQ का भी मैं वीडियो या फिर पोस्ट डालूंगा, आप लोग वहां भी MCQ के लिए आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।